एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की जो राजस्थान अध्ययन की जो बुक है, जो राजस्थान जीके की जो बहुत बेहतरीन किताब है, जिसके बारे में आप लोग सब जानते हैं, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। इस बुक में से ऐसे मान लीजिए आप कि हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। ये आरबीएसई बोर्ड की बुक है जो पहले चला करती थी। आजकल आपको पता है एनसीईआरटी सिलेबस है हर स्कूल के अंदर। तो आप देख लीजिए किताब के बारे में। कई अभ्यर्थियों के पास तो ये किताब होगी वैसे ऑफलाइन, जिनके पास नहीं है वो आप मेरे वीडियो के माध्यम से आप कवर कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन आप कहीं से भी कवर कीजिए फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब यही है कि 10वीं की और जो 9th की और 10th की दोनों ही बुक, 10th क्लास में भी बुक चलती है राजस्थान क्लास संस्कृति और इतिहास और कला संस्कृति के नाम से, वो बुक भी मैं मेरे चैनल पे करवा रहा हूँ धीरे धीरे। हालांकि अब उसके कंटिन्यू वीडियो करूँगा मैं, आप चिंता न करें। और इसके समानांतर ही मैं आपको ये 9th क्लास की बुक पूरी करवाऊँगा फ्रेंड्स। इस बुक में देखो आप टॉपिक देखिए, ठीक है ना। इस बुक के जो चैप्टर है ना फ्रेंड्स, वो देखिए। चैप्टर देखने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी एग्ज़ाम के लिए। देखो पहला चैप्टर है 1857 की क्रांति, दूसरा चैप्टर राजस्थान के क्रांतिकारी, यहाँ से परसेंट 100% बनते हैं। और तीसरा चैप्टर देखो कितना बहुत बढ़िया खतरनाक चैप्टर है, किसान आंदोलन। और फिर चौथा चैप्टर है राजस्थान की जनजाति के आंदोलन और राजस्थान के जनजागृति और प्रजामंडल। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पता है राजस्थान का एकीकरण, कोई भी ऐसी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें एकीकरण से प्रश्न नहीं आता है। और राजस्थान की शौर्य परंपरा, ठीक है, जिसके अंदर कई ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे जो बहुत अपने देश के बहुत अच्छे काम में आए, तो उन लोगों के बारे में हम जानेंगे। तो इस प्रकार से ये 7 चैप्टर है इसके अंदर, और 7 चैप्टर से एक एक प्रश्न मान के चलिए। यानी कि इस बुक को जब आप पढ़ लेते हैं तो राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उनमें से 7 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने वाले हैं, ये आप विश्वास रखें, ठीक है ना। तो आज अपन, क्योंकि इस बुक का अपना पहला वीडियो रहेगा, तो इस बुक में अपन पहला चैप्टर देखेंगे। राजस्थान में जो 1857 की क्रांति है फ्रेंड्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से वीडियो को देखें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आपको लाइक शेयर ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, आपको सपोर्ट करना ही करना है, ठीक है ना। मैं कहूँ तो भी करना है, और मैं न कह पाऊँ, कभी कभार भूल जाता हूँ, तो भी आपको करना ही है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ये बात आप ध्यान में रखें। तो चलिए अपन पढ़ते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। चूँकि ये चैप्टर बड़ा है तो हो सकता है इसके 2 वीडियो में दे दूँ आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बारगी तो मराठों ने भर दिया था। मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया था। मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर, एमपी में पड़ता है मंदसौर, के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया। और इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जयसिंह और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया। और 1724 के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमणों में तेजी आई। इसी बीच अप्रैल 1734 में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया था। नेक्स्ट, राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। बाद में तो राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता ही गया। नेक्स्ट, यहाँ पर 1735 में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया। राजस्थान में मराठा कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहाँ से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही वे राजाओं को ही नहीं वरन सेठ साहूकारों को भी क्या करने लगे, लूटने लगे। मराठाओं का काम ही यही था स्टार्टिंग में जब वो आए थे, तब गरीब किसानों को, राजाओं को, सबको उनका लूटने पीटने का ही काम हुआ करता था उनका मेन रूप से। उन्होंने राजस्थान के
नरेशों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। जैसे कि बूंदी, जोधपुर, जयपुर रियासतों में उनका प्रवेश बहाने हुआ। इसी बहाने बूंदी, जोधपुर और जयपुर में रियासत में भी उन्होंने क्या कर लिया, प्रवेश कर लिया। नादिर शाह, ये मुस्लिम शासक था नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। साऊ पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेश मुखी 2 कर हुआ करती थी उस टाइम में प्राप्त करने का आदेश दिया। ये मराठाओं द्वारा लगाई जाने वाली कर हुआ करती थी, पेशवा बाजीराव ये कर लेते थे। तो आपको ध्यान रखना है, चौथ और सरदेश मुखी ये दोनों ही क्या थी भाई, कर थी। 1734 में सवाई जयसिंह जो मालवा का सूबेदार बना, उसे मराठों ने घेर लिया। जयसिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को देने पड़े। 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया। राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जयसिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। मराठों ने से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया। जब धन लेने के बाद भी मराठों ने मालवा खाली नहीं किया तो पुनः संगठित प्रयास किए जाने लगे। अब धन के बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठाओं को राजस्थान से निकालने का निश्चय किया गया। अतः जुलाई 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुडा नामक स्थान पर एकत्रित हुए। आपको पता है 17 जुलाई 1734 को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई होने हेतु रामपुरा में एकत्रित होना तय किया गया। ये हुडा सम्मेलन आप याद रखें भाई, हुडा सम्मेलन की तारीख आप याद रखें, इसकी दिनांक 17 जुलाई 1734 को ये होता है। कहाँ पर, हुडा नामक स्थान पर, मेवाड़ में। ठीक है, ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है हुडा नामक सम्मेलन किसने करवाया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण देने की शपथ ली, न देने की शपथ ली है ना, कि भाई कोई भी राजा किसी भी शत्रु को अपने राज्य में शरण नहीं देगा, ठीक है ना, आश्रय नहीं देगा। परंतु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं निकले, क्योंकि रियासती शासकों में आपसी क्या था, द्वेष था। प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा। रियासतों की स्वार्थी नीतियां और कार्य संभवतः सम्मेलन की असफलता के लिए क्या उत्तरदायी थे। हुडा सम्मेलन कोई खास रिजल्ट नहीं दे पाया इनको। 1735 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया। पेशवा अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और उपहार तथा चौथ का समझौता हुआ। फिर वह जयपुर आया और जयसिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा, पर वह असफल रहा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम यह निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए। नेक्स्ट, 1768 में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए दुराहसराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। इसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। नेक्स्ट, 1742 में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर, जैतारण परगनों में चौथ वसूल करना आरंभ कर दिया। 1787 ईस्वी में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया और 1791 के बाद मराठा शक्ति थोड़ी कमज़ोर होने लगी। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों ने अपने पैर जमा लिए थे और वे राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकारी के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमज़ोर हो गई। 1791 में अंबाजी इंग्लैंड ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया।
फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया। परंतु रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्णतः सफलता नहीं पा सके। 1795 में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया, अतः उनका अन्य शासकीय समूहों के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। 1803 में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, पर वो असफल रहे। 1793 ईस्वी से 1813 के मध्य 1793 से 1813 के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता और उत्तराधिकार संघर्ष था। दोनों ही पक्षों ने बाढ़ैत सैनिकों को उचित धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणामतः राज्य आर्थिक संकट से गिर गया। जब आपको पता है कोई भी राजा बाहर की सेना रखेगा तो पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे, तो इस प्रकार से अपने राजस्थान के राजाओं के पास में आर्थिक संकट भी आ चुका था। राजस्थान के शासकों ने मराठाओं के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रयास शुरू किया। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि सबसे पहले कौन सी रियासत के राजा ने इनसे संधि की थी, तो आपको पता है जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 में सिर्फ इच्छा प्रकट की थी, संधि की नहीं थी, है ना। ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखना है। जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हुआ। 1803 में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने की इच्छुक हो गए और नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति था लॉर्ड लेक। इसने क्या किया, राजस्थान के उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक के रूप में परास्त कर दिया। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति कर शरणावसर प्रदान किया। 1803 ईस्वी की संधि की शर्तों में ये तय किया गया कि दोनों ही एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे, यानी कि अंग्रेज और राजा। कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं लेगी और आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। नेक्स्ट, इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी का होगा, मतलब अंग्रेजों का होगा, और अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे इत्यादि ये चीज़ें इस संधि के अंतर्गत तय की गई। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। 1811 में सेटन के स्थान पर चार्ल्स मैटकॉप दिल्ली का रेजिडेंट बना। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया है कि तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हास्टिंग्स सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था, किंतु यह तभी संभव था कि जब होलकर और सिंधिया को उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाता और पिंडारियों की शक्ति का दमन किया जाता। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि ये राज्य ही सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में आते थे। अतः अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 ईस्वी को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के जो राज्य हैं उन राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। इधर मैटकॉप का निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि ने कंपनी से क्या कर ली थी, संधि कर ली थी। सबसे लास्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1823 ईस्वी के अंदर, यानी कि सबसे लास्ट में किसने संधि की थी भाई, सिरोही राज्य ने संधि की थी सबसे लास्ट में। यह आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले करौली ने की थी। इस प्रकार 1817 से लेकर 1823 ईस्वी में, यानी कि तकरीबन 6 साल के दौरान राजस्थान पर यह ब्रिटिश आधिपत्य 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति तक अक्षुण्ण रहा। ठीक है, यानी कि 1823 में अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कदम रखा था, अपना आधिपत्य जमाया था, और 1947 में जब तक अपना भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था तब तक ये इधर ही रहे थे। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक ऊपर फ्रेंड्स आपके यहाँ पर इम्पोर्टेंट जानकारी आई है
ये भी आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में जब क्रांति हो रही थी उस टाइम में कौन सी रियासत में कौन शासक था, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। तो देखो, कोटा का शासक था ना उस टाइम में राम सिंह था, जोधपुर रियासत का तख्त सिंह था, भरतपुर रियासत का जसवंत सिंह, उदयपुर का स्वरूप सिंह, जयपुर का राम सिंह द्वितीय, सिरोही का था शिव सिंह, धौलपुर रियासत का था भगवंत सिंह, बीकानेर रियासत का था सरदार सिंह, करौली का था मदन पाल, टोंक का था नवाब वजीरुद्दौला, बूंदी का था राम सिंह, अलवर का था विनय सिंह, जैसलमेर रियासत का था रणजीत सिंह। ठीक है ना, ये आपको कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, सीधे सीधे प्रश्न आ जाते हैं। इसके बाद में झालावाड़ की बात करें तो ये पृथ्वी सिंह था, प्रतापगढ़ में दलपत सिंह, और बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह, और डूंगरपुर के अंदर उदय सिंह उस टाइम में शासक थे। आपको बिल्कुल क्लियर इनको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थी। इनमें से 17 राजपूत रियासत, 2 जाट और 1 मुस्लिम शासक द्वारा शासित थी। इन राज्यों ने के साथ की गई संधियों में कुछ सामान्य शर्तें थी तो कुछ विशिष्ट जो उस राज्य से संबंधित थे। संधि की सामान्य शर्तें इस प्रकार थी। देखो, संधि जो हुई थी रियासतों के राजाओं और अंग्रेज़ों के बीच में, उनके क्या शर्तें थी? तो देखो, संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। अंग्रेज़ों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया कि भाई राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा। ये भी अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया था। अंग्रेज़ों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने के और आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के में उनकी सहायता करने का आश्वासन दिया था राजाओं को। नेक्स्ट क्या था? और यहाँ पर जो शर्त थी चौथी, वो थी कि संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट यानी कि एजीजी रखा जाएगा। साथ ही यह आश्वासन दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन बाद में हस्तक्षेप करने लगे थे ये। ठीक है ना। नेक्स्ट 5वीं शर्त थी कि ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। 6ठी शर्त थी कि आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों को सुपुर्द कर देंगे। 7वीं शर्त और लास्ट शर्त थी कि अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग थी। खिराज की यह राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने खिराज खिराज को आधार बनाया गया था। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार प्राप्त करने के फलस्वरूप राजस्थान की रियासती नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई थी, परंतु उनकी स्वतंत्रता उनको खोनी पड़ी थी। ठीक है ना। अंग्रेज़ों ने सिक्योरिटी तो बहुत टाइट कर दी थी राजाओं की, लेकिन स्वतंत्रता खो चुके थे। अपने राजस्थान के जितने भी राजा थे उनको स्वतंत्रता नहीं थी। ठीक है ना। और इसी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए आपको बताया 1857 क्रांति होती है। नेक्स्ट, उपयुक्त संधियों का राजस्थान के राज्यों पर बहुविध प्रभाव पड़ा। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। पॉलिटिकल एजेंट राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप करने लगे और शासन कार्य और अधिकारों में आई कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह बन गए और कंपनी द्वारा खिराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्चे बलात् थोप दिए जाते थे। ज़बरदस्ती कई खर्चे लिए जाते थे लोगों से। अंग्रेज़ों ने राज्यों के आर्थिक साधनों पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र जैसे सामर झील थी और मेवाड़ के अफीम उत्पादन क्षेत्र थे, उन पर भी इन्होंने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया अंग्रेज़ों ने। ठीक है। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियाँ भी स्थापित कर दी गई, जिनका खर्चा भी संबंधित राज्यों को ही वहन करना पड़ता था। भारी खिराज और ब्याज और अन्य खर्चों के थोपे जाने के फलस्वरूप राज्यों की आर्थिक स्थिति क्या हो गई? कमजोर होने लगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स कि राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेज़ों के साथ 1818 की संधि की थी। संधि संपन्न होने के बाद
राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति कुचलने का प्रयास किया। कालांतर में अंग्रेजों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे सामंतों की स्थिति कमज़ोर हुई और यथा सामंतों की सैनिक सेवा के बदले अब उनसे नगद रुपया वसूल करने का निश्चय किया। जागीर क्षेत्रों में सामंतों को कई विशेष अधिकार प्राप्त थे। जैसे जागीरों के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे। सामंत व्यापारियों से शहदारी और दाना पानी आदि शुल्क वसूल करके उसके बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। उनके इन विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जागीर क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास था तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी चढ़ी थी, किंतु 19वीं सदी के अंत तक जागीर क्षेत्रों के सामंतों के नेतृत्व में कमी आई। अब ये उतने प्रभावशाली नहीं रहे। नेक्स्ट, यहाँ पर इसमें तो कोई खास नहीं है इस पैराग्राफ में, आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा पढ़ लेना आप। सारणी में दिया गया है कि राजस्थान में क्रांति के समय में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे, मतलब कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो देखो, कोटा रियासत में उस टाइम में पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था। जोधपुर रियासत में मैकमोशन था। भरतपुर रियासत में मॉरिसन। जयपुर रियासत में ईडन। उदयपुर रियासत में कॉल सावर्स और सिरोही में था जेडी हॉल। ये पॉलिटिकल एजेंट थे अलग अलग रियासतों में। आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जो अपने 1857 की क्रांति थी, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले ये एक पैराग्राफ दे रखा है, बहुत अच्छा पैराग्राफ है, इसको भी आप थोड़ा रीडिंग कर लें। 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजों की कितनी छावनियाँ थी भाई? 6 छावनियाँ थी। कौन कौन सी? तो याद रखना, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खैरवाड़ा। जिनमें से आपको पता है खैरवाड़ा ने और ब्यावर ने 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया था, बाकी चारों छावनियों ने क्रांति में भाग लिया था। इन सभी छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई भी अंग्रेज सैनिक नहीं था। केवल 30 अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे। यह आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। अब हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले राजस्थान में जो क्रांति स्टार्ट होती है ना फ्रेंड्स, वो कौन सी छावनी से होती है? तो वो नसीराबाद में होती है। नसीराबाद में क्रांति सबसे पहले होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख रखा है, देखो, राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ और इसके क्या कारण थे वो भी अपन पढ़ेंगे यहाँ पर। तो देखिए, उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लाइसेंस के सैनिक विद्यमान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं बंगाल जो नेटिव इन्फेंट्री थी, उसके सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है, अतः तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग की गई करने के लिए तैयार की गई है, अतः उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफ़ी समय से अजमेर शास्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उसे वहाँ से नसीराबाद भेज दिया और इसलिए उस टुकड़ी ने नसीराबाद में जाके विद्रोह किया था फ्रेंड्स। ठीक है ना, कि भाई हमें वहाँ से जो है अजमेर से हमें क्यों निकाला गया, है ना। तो ये भेदभाव के कारण उस टुकड़ी ने जो अजमेर में थी उसने नसीराबाद में जाकर विद्रोह किया था। इससे सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई कि उन पर भी अविश्वास किया जा रहा है, अतः वे ब्रिटिश अधिकारियों से क्या हो गए? नाराज हो गए। इन दिनों बाज़ारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेश वाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए। उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का क्या किया? प्रचार किया कि कारतूसों में क्या है, चर्बी वाले कारतूसों का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। इससे भी सैनिकों में नाराजगी आई और यहाँ पर विद्रोह स्टार्ट हुआ। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण भी उनमें उत्तेजना फैल गई। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया था और बाद में जब यह बात प्रकट हो गई तो सेना में क्या फैल गई? उत्तेजना फैल गई। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 को इम्पोर्टेंट डेट है भाई, याद रखना,
नसीराबाद में क्रांति कभी स्टार्ट होती है? 28 मई 1857 को। 15वीं बंगाल बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक तोपखाने पर अधिकार कर लिया। सारी छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया और अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की यहाँ पर क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी दोनों क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में क्या ली थी? शरण ली। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई। खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई और विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई थी। नेक्स्ट यहाँ पर छावनी को तहस-नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब यानी कि बिना देरी किए हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और 18 जून 1857 को विप्लवी सैनिक दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में डेरा डाले। अंग्रेज पलटन के पीछे से आक्रमण किया और अंग्रेजों को क्या कर दिया था? परास्त कर दिया था। इस प्रकार से जब ये सूचना नीमच पहुंची है ना कि भाई नसीराबाद में विद्रोहियों ने क्या कर दिया है? क्रांति स्टार्ट कर दिया, तो ये सूचना कहाँ पहुंची भाई? नीमच में पहुंची। और 3 जून 1857 को नीमच में भी क्या हुई? क्रांति स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब नीमच में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि 3 जून 1857 को क्रांति हुई और नीमच छावनी को लूटने के बाद इन क्रांतिकारियों ने क्या किया? नीमच से रवाना हुए और सरकारी बंगलों को लूटते हुए उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंच गए। भीलवाड़ा में जो शाहपुरा है ना, उसकी बात कर रहे हैं। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन दिया, ठहरने की सुविधा प्रदान की। इसके पश्चात में क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा पहुंचे, जहां की जनता ने इनका बहुत बड़ा स्वागत किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कहाँ की जनता ने नीमच विद्रोहियों का स्वागत किया? तो निम्बाहेड़ा की जनता ने, आपको ध्यान में रखना है। तत्पश्चात क्रांतिकारी यहाँ से देवली होते हुए, टोंक होते हुए, आगरा होते हुए कहाँ पहुँच गए? दिल्ली पहुँच गए। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया और क्रांतिकारियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि होती गई। नीमच के क्रांतिकारियों के चले जाने के बाद में यहाँ पर एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सावर्स ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 18 जून 1857 को नीमच को पुनः अपने अधिकार में कर लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब अपन देखेंगे एरिनपुरा और आहुआ की क्रांति। तो इसको ध्यान से देखिए आप। देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। एरिनपुरा पाली में स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि एरिनपुरा जो जगह है ना फ्रेंड्स, वो पाली में है। एरिनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने भी 21 अगस्त 1857 ईस्वी को क्रांति का बिगुल बजा दिया। क्रांतिकारियों ने एरिनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो आहुआ पाली में है। पाली जिले में स्थित एक गांव है कि ठाकुर खुशहाल सिंह वहाँ के सामंत हुआ करते थे। आहुआ का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था और वह अंग्रेजों व जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी भी था, क्योंकि जोधपुर के महाराजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए वो दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर खुशहाल सिंह की सहायता के लिए आहुआ पहुँच गए थे। ठीक है, तो आहुआ की एक प्रसिद्ध घटना भी है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आहुआ भेजी। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को आहुआ के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय जो सेना थी, गवर्नमेंट जो फोर्स थी, उसको क्या कर दिया था? परास्त कर दिया था। इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा गया था तथा सिंघवी कुशलराज जान बचाकर वहाँ से भाग गया था। इसमें ध्यान रखना है आपको। आहुआ का जो युद्ध हुआ था ना फ्रेंड्स, उसमें ये अनाड़ सिंह मारा गया था। कई बार इसका नाम अनाड़ सिंह भी आता है, कई बार अनार सिंह भी आता है। ये किलेदार था, इसको ये मारा गया था इस युद्ध में। जोधपुर फौज की तोपें व बहुत सारी युद्ध सामग्री भी क्रांतिकारियों के हाथ लग गई थी और इस घटना के कुछ समय पश्चात ही एजीजी लॉरेंस की एक सेना लेकर वो स्वयं आहुआ पहुंचा और 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना व क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा और ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद
क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर गए। ये छोटा सा दुर्लभ दृश्य है। 1857 की आहुआ के इसी दरवाजे पर लटकाया गया था एक अंग्रेज का सिर। नेक्स्ट यहाँ पर अपन पढ़ेंगे, जॉर्ज लॉरेंस आहुआ के पराजय को भूला नहीं था, इसलिए आहुआ के ठाकुर से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आहुआ की ओर भेजी और 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स ने आहुआ पर आक्रमण किया और दोनों सेनाओं के बीच में भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान ठाकुर खुशहाल सिंह आहुआ के किले को छोड़कर सलूम्बर चला गया। ठीक है ना, सलूम्बर आपका उदयपुर में पड़ता है। उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने आहुआ के किले पर अपना अधिकार कर लिया और अंग्रेज़ों में बदले की भावना इसी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को पूरी तरह से लूटा और आहुआ के किले को बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आहुआ के मंदिरों और मूर्तियों को भी नष्ट कर दिया, तब वहाँ के निवासियों पर भीषण अत्याचार किए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब मेवाड़ में क्रांति की गूंज। मेवाड़ में क्रांति कब होती है? तो इस समय मेवाड़ की जनता में भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध काफ़ी रोष था, यानी कि गुस्सा था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे और नसीराबाद में जो क्रांति हुई थी उसकी सूचना उदयपुर पहुंच चुकी थी। अतः मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी, किंतु मेवाड़ के महाराजा की सूझबूझ ने तथा अंग्रेज़ों कप्तान सावर्स के कठोर रुख ने स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। इस समय महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से बहुत भय था, अतः दोनों ही एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य थे। एजीजी के निर्देश पर, एजीजी लॉरेंस है ना के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह, उस टाइम में स्वरूप सिंह थे, 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिकों की कार्रवाई में सहयोग करें और पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सॉवर्स के निर्देशों का पालन करें, क्योंकि मेवाड़ का उस टाइम में एजीजी कौन था? सावर्स। तो इन्होंने बोला कि समस्त राजा और सभी लोग इन अंग्रेज़ों की क्या करें? सहायता करें। दूसरी ओर कप्तान सावर्स ने विरोधी सामंतों को ये चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयास करेगा उसको कठोर दंड दिया जाएगा। यहाँ तक कि सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उसकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देगा, तब कप्तान सॉवर्स ने रावत केसरी सिंह को चुनौती दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लिया तो वह उसकी जागीर से अब्दस्त कर राजपूताने से ही निष्कासित कर दिया जाएगा। कप्तान सावर्स की इस धमकी से रावत केसरी सिंह भी शांत हो गया। इस प्रकार से ये मेवाड़ में क्रांति होती है। और अब हम देखेंगे कि कोटा में क्रांति कैसे होती है और कब होती है। तो राजस्थान के राज्यों में हुई 1857 की क्रांति में कोटा एक महत्वपूर्ण स्थान था। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा महाराव को यह सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं है तथा उनका रवैया अंग्रेज़ों के विरुद्ध है, खिलाफ है, यानी कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ है। अतः वे अफसरों को पदच्युत कर अंग्रेजी अधिकारियों को सौंप दे जिससे उसके उचित दंड दिया जा सके उनको। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उनमें जयदयाल, रतनलाल और जियालाल आदि प्रमुख थे। ये इंपॉर्टेंट नाम है भाई, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। जयदयाल, रतनलाल, जियालाल कहाँ से संबंधित है? कोटा की क्रांति से संबंधित है। मेजर बर्टन द्वारा महाराव को सलाह दी गई थी, वह किसी प्रकार महाराव की फौज तथा फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो गई। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे और उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का क्या किया? निश्चय किया। फलस्वरूप क्या हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। यानी कि कोटा में क्रांति कब होती है? 15 अक्टूबर 1857 को। ये डेट आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया तथा उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों की हत्या भी कर दी। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला और महाराव के महल को घेर लिया। महाराव अपने महल में एक प्रकार से कैद हो गए। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने पर विवश किया जिसमें 9 शर्तें थी। इससे एक शर्त यह थी, इनमें एक शर्त कौन सी थी भाई? कि मेजर बर्टन तथा उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश पर की गई। ये महाराव से कहलवाना चाह रहे थे वो, ठीक है। तो महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छानुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो गई। तो आपको ध्यान में रखना है
कि कोटा के महाराव की सहायता करने के लिए एक रियासत का राजा भी आया था, और वो कौन सा राजा था? वो करौली रियासत का राजा था, ठीक है ना। उसने अपनी सेना भेजी थी इसको नज़रबंदी से स्वतंत्र कराने के लिए। क्रांतिकारियों ने इसे नज़रबंद कर दिया था, किले के अंदर बंद कर दिया था, और 9 संधि पत्र, एक 9 शर्तों वाला संधि पत्र था, उस पर हस्ताक्षर भी करवा लिया था, ठीक है ना। विद्रोहियों ने, क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडारों आदि को लूटा और उनमें आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया था। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार और अत्याचार कर नगर के लोगों से भीषण आतंक पैदा कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब मेजर H.C. रॉबर्ट नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुंचा। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए और कोटा से बाहर भागने पर उनको क्या कर दिया? विवश कर दिया। तब जाकर कोटा के क्रांतिकारी जो थे वो नियंत्रण में हुए, और क्रांतिकारी नेताओं और विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए गए। जयदयाल को यहाँ पर क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था और तोप से उड़ा दिया गया था इस आदमी को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो कुछ मेन स्थानों पर क्रांति हुई थी अपने राजस्थान के अंदर। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी राजस्थान में क्रांति हुई थी फ्रेंड्स, वो भी अपन देख लेते हैं थोड़ा। तो राजस्थान में 1857 क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़, कोटा तक ही सीमित नहीं रही। इसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में भी सुनाई दी थी, जैसे भरतपुर जो आगरा और मथुरा से काफ़ी निकट था। क्रांति के समय अशांत रहा। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई और भरतपुर की सेना ने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया। भरतपुर के महाराजा और वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी, क्योंकि महाराजा को यह आशंका थी कि उसकी उपस्थिति से नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर पर क्या कर देंगे? आक्रमण कर देंगे। महाराजा की सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति की अवधि में भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों की अनेक टुकड़ियां भरतपुर सीमा से होकर गुजरी। भरतपुर की गुजर व मेवाती जनता, भरतपुर की कौन सी जनता थी इसमें क्रांति में? गुजर और मेवाती जनता क्रांति से पीछे नहीं रही। उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले से अंग्रेजों की शक्ति वहाँ के लाल किले की 4 दीवारी तक सीमित हो गई, तो भरतपुर की जनता के मन में ये विश्वास भर गया कि अब भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। नेक्स्ट, अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों के आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी। अलवर रियासत के गांवों के गुजरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ही ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी क्रांतिक गतिविधियों से शासकों को काफ़ी क्या किया? परेशान किया। यानी कि अलवर और भरतपुर दोनों में भी क्रांति हुई थी उस टाइम में। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे धौलपुर। तो देखो, धौलपुर रियासत में भी आपका जो है गंभीर उपद्रव्य हुए। अक्टूबर 1857 के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रवेश करी। यानी कि धौलपुर में ग्वालियर और इंदौर की दोनों संयुक्त सेना आई, और क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना अनेक अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गए, जिससे धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर को खूब लूटमार की धौलपुर में, और उन्होंने वहां के राजा को घेर कर जान से मारने की क्या दी? धमकी दी। विवश होकर राजा क्रांतिकारियों की मांगों को स्वीकार करनी पड़ी, और धौलपुर में इन क्रांतिकारियों के राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में राजा की अधिकांश मांगे यहाँ पर तोपों पर राजा की अधिकांश तोपों पर इन्होंने अधिकार कर लिया। उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब दिसंबर में पटियाला के शासक द्वारा भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर में व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई। धौलपुर की सहायता करने के लिए पटियाला से सेना आई थी। फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है कि बाहर से भी सेना आई थी राजस्थान में। जयपुर के महाराजा को उनके एक पदाधिकारी राव शिव सिंह ने यह सलाह दी कि वे अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखें, किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदीन ने महाराज पर अंग्रेजों का साथ देने के लिए जोर डाला। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियाँ उस्मान खां, सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांतिकारी का षड्यंत्र रच रहे थे।
मुगल सम्राट के साथ किए गए इस पत्र व्यवहार की जानकारी महाराजा को मालूम हो गई, अतः उन्होंने सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया और शेष दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। यहाँ से प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान से पढ़िए। मैं आपको थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। टोंक का नवाब अंग्रेज़ों के साथ था, मगर नवाब की सेना ने निमच क्रांतिकारियों से टोंक आने के लिए आमंत्रित किया और उनकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हो पाया, ठीक है। टोंक में उस टाइम में नवाब सिराजुद्दौला था। नेक्स्ट, सलूमर और कोठारिया का 1857 क्रांति में बहुत सारा योगदान हुआ करता था उस टाइम में। सलूमर और कोठारिया, ठीक है ना, ये दोनों ही आपके ठिकाने थे एक प्रकार के, तो इन्होंने बहुत सहायता की थी 1857 क्रांति में। तो देखो, आहुआ जोधपुर यानी कि आहुआ पाली में है अब तो। आहुआ जोधपुर के ठाकुर खुशहाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के दो प्रमुख सामंतों सलूमर के तो रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत ज्योति सिंह का 1857 क्रांति में संग्राम में अपूर्व योगदान रहा है। यह सही है कि मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के सामंतों ने भी खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेज़ों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेता और ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को सलूमर के और कोठारिया के रावतों ने अपने यहाँ शरण दी थी। उन्होंने क्रांतिकारियों के परिवारों को भी आश्रय प्रदान किया था। ये इनका कुछ सहयोग रहा था, इन क्रांतिकारियों की सहायता की थी इन्होंने। सलूमर के रावत केसरी सिंह और जोत सिंह कोठारिया के, ये दोनों नाम आप याद रखना, के आसपास के जागीरदारों को साथ लेकर आहुआ के ठाकुर स्वतंत्र यज्ञ में भरपूर सहायता की। उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ जो संधि की थी, केसरी सिंह ने उसका खुलकर विरोध किया था और एजीजी लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर पर दबाव डाला कि वे उसके विरुद्ध कार्रवाई करें, किंतु महाराणा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सके। अंग्रेज़ों द्वारा आहुआ गांव को तहस नहस कर दिया गया और आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह निरीह अवस्था में इधर उधर भटकते रहे। तब कोठारिया के रावत जोत सिंह ने उनके गले लगाया और उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को भी शरण दी थी। सब प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध करवाई। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर भावी परिणामों की चिंता न कर सलूमर व कोठारिया के रावतों ने अपूर्व त्याग और साहस का परिचय यहाँ पर दिया था। तो ये इनका सलूमर और कोठारिया का योगदान रहा था। नेक्स्ट इसमें है, अगस्त 1858 ईस्वी तक समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। नवंबर 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया था और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत के सभी नरेशों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने का यहाँ पर आश्वासन दिया गया था। उदयपुर महाराणा के ने इसका स्वागत किया और अंग्रेज़ों के सम्मान में भव्य दावत भी दी थी। ये कुछ क्रांतिकारी के बारे में है इस किताब के अंदर फ्रेंड्स। इसमें कोई ख़ास चीज़ें नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि 1857 की असफलता के क्या कारण थे। तो एक तो देखो, आप सबको पता है वैसे मोटा मोटा असफलता के कारण राजाओं में एकता नहीं थी, अंग्रेज़ों का साथ देना, ठीक है ना, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो देखो यहाँ पर आप इस पैराग्राफ में पढ़ सकते हैं, राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेज़ों के प्रति अपनी झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। जयपुर, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, आपका करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता को सहयोग प्रदान किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया, पर इसके बाद भी अंग्रेज़ों का साथ उन्होंने दिया था। नेक्स्ट दूसरा कारण है कि राजस्थान के विद्रोही में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेज़ों को विद्रोही से निपटने का अवसर मिल गया था। एक साथ क्रांति नहीं हुई थी, कहने का मतलब पूरे राजस्थान में। नेक्स्ट यहाँ पर कारण है फ्रेंड्स आपका कि मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि के नरेशों ने तात्या टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया था।
चौथा कारण है राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। यह आप सबको पता है। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ की महाराणा से संपर्क किया तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्हें शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ही ब्रिटिश अधिकारियों को क्या करती है, सौंप दिए थे। ये मेन कारण था। कुछ और हैं यहाँ पर कारण। देखो, 5वां रीजन है असफलता का। राजस्थान के अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था। राजस्थान अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था। इस कारण उसमें क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। उनमें नेतृत्व का भी सर्वथा अभाव था। अधिक क्रांतिकारियों के बीच आपस में संपर्क भी नहीं था और उनमें त्याग और बलिदान की भावना तो थी, किंतु उनमें न तो अंग्रेजों जैसा रणकौशल था, यानी कि स्ट्रेटजी नहीं थी, एक रणनीति नहीं थी युद्ध करने की, ठीक है। और न वे अंग्रेज सैनिकों के समान प्रशिक्षित थे, न उनके पास हथियार थे, ये आप सबको पता है। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों को धन, रसद और हथियारों की कमी का भी सामना करना पड़ा। नेक्स्ट, अंग्रेजों के अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर पुनः अपना नियंत्रण कर लिया। इस कारण उन्होंने राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। 1857 क्रांति के परिणाम क्या निकले तो वो देख लीजिए आप। सन 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई थी, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर राजाओं का शासन समाप्त हो चुका था। ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा संधियाँ जारी कर दी थी। नेक्स्ट, राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया। एक तो वे रियासती राजाओं के अधीन थे, दूसरे अंग्रेजों का भी उन पर नियंत्रण हो गया था। परिणाम स्वरूप यह निश्चित हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्र आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। स्वधर्म, स्वदेश, स्वराज, स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांतिकारी की भावना पुनः पल्लवित हुई। इस भावना का बल प्रदान करने वालों में अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा आदि अग्रणी माने जाते हैं। इस क्रांति की असफलता ने भावी संगठित आंदोलन की भूमिका तैयार कर दी थी। ये कुछ इस प्रकार से आपका 1857 क्रांति का चैप्टर था कक्षा 9 का। आप इसको अच्छे से पढ़िए फ्रेंड्स, और इसके तमाम इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट, वो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करवाऊंगा आपको, क्योंकि कई अभ्यर्थियों की ये डिमांड होती है कि हमें तो थ्योरी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ इस बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तो मैं आपको फिर से एक एडवाइस दे रहा हूँ कि जब तक आप थ्योरी पे विश्वास नहीं करेंगे ना, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप थ्योरी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, प्रश्न यहीं से आएंगे। आप जब थ्योरी को बिल्कुल अच्छे से कंटेस्ट कर लेंगे तो प्रश्न बाहर कहाँ से जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप विश्वास रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे और उसके बाद में हम चैप्टर नंबर 2 राजस्थान के क्रांतिकारी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक आप मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। एग्ज़ाम अभी धीरे धीरे निकट आ रही है, तो बिल्कुल जोश के साथ लगे रहिए आप लोग। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। थैंक यू।